हेलो दोस्तों, आशा है कि तुम्हारा एसटीक्यूए का पेपर अच्छा गया होगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता ये पेपर दोबारा दिखा के, मगर ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग और वायर स्टब्स एंड ड्राइवर्स यूज इन टेस्टिंग। ठीक है, अब देखो, हमने जो नोट्स पढ़े, जो हमने अपना मिड सेम का दिया था उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्कैफोल्डिंग और वायर स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर यूज। तो एक चीज़ समझ लो, मिड टर्म से कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ ही जाएगा, है ना। उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आज हम देखने वाले हैं अपना डब्ल्यू का पेपर। तो ये हमारा मिड टर्म का डब्ल्यू का पेपर था। और वायरलेस कम्युनिकेशन में जो हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स पढ़े थे ना पहले, मैं उनको रिवाइज़ करवा दूंगा, क्योंकि देखो पीसीएस हो गया, 3G 4G और जीएसएम सीडीएमए, ये सब हमने नोट्स में पढ़ा था। ठीक है, और जो नहीं हो पाए हैं इसमें से क्वेश्चन, जैसे रेलेट और रेसन फेडिंग, ये सब हम अभी बताऊंगा मैं तुम्हें नोट्स के साथ प्रॉपर। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे हम, जो हमने प्रीवियस नोट्स बनाए थे यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए, उनको कवर करते हैं। और इन क्वेश्चंस में से जो नए नए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अलग से कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो पहले एक बार जो हमने पढ़ा है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं फटाफट यूनिट 1 और 2 के। यूनिट 1 का ये क्वेश्चन था, इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। तो बड़ा क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें सारे के सारे 1G 2G सब आ जाता है। तो शुरुआत कैसे करनी है कि सेल्युलर वायरलेस जनरेशन, ठीक है, जनरेशन जी को बोलते हैं। और सेल्युलर वायरलेस जनरेशन रिफर टू चेंज इन नेचर ऑफ सिस्टम स्पीड टेक्नोलॉजी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड में चेंज होना, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई सिस्टम स्पीड टेक्नोलॉजी और फ्रीक्वेंसी में चेंज होते रहे। फर्स्ट हैंडल मोबाइल सेलफोन जो था वो मोटोरोला था 1973 में। ठीक है, पिछली बार भी देखो सीएमएम का आ गया एसटीक्यूए के पेपर में, तो समझ रहे हो, उस सीएमएम की मैंने डेट भी बताई थी। फर्स्ट कमर्शियल ऑटोमेटेड सेल्युलर नेटवर्क जो है वो एनटीटी इन जापान। ठीक है, पहला कमर्शियल यानी बेचने लायक ऑटोमेटेड सेलुलर नेटवर्क जो था वो जापान में 1979 में बना। ठीक है, तो एनटीटी जो था जापान में 1979 में, आगे जाके एनएमटी डेनमार्क में आ गया, फिर जनरेशन चलती रही। तो इस तरह से जनरेशन शुरू हुई, जापान से डेनमार्क, डेनमार्क से आगे जनरेशन वर्ल्ड वाइड। तो 1G की बात करें, यहाँ पे 1G फर्स्ट जनरेशन को बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ को ध्यान में रख के पॉइंट्स लिखने हैं कि एनालॉग यूज़ ऑफ वॉइस कॉल ओनली। ठीक है, सिर्फ बात हो सकती है, वॉइस कॉल होती है सिर्फ। ठीक है, जैसे हम सेकंड जनरेशन में गए तो एनालॉग से कहाँ आ गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ गए, जो सपोर्ट करती है टेक्स्ट मैसेज करना। ठीक है, अब तो मैसेज भी भेज पाओगे, पहले बात बात ही हो रही थी, अब मैसेज भी हो पाएगा। थर्ड जनरेशन में मल्टीमीडिया सपोर्ट तो होगा ही होगा, साथ में हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट। समझ रहे हो कि जैसे ही सेकंड जनरेशन में तीसरे पे पहुंचे तो मल्टीमीडिया सपोर्ट हो गया, यानी अब तुम फोटो वीडियोस भेज सकते हो, है ना, मूवीज़ भेज सकते हो। हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट भी हो गया, जो जो डेटा ट्रांसमिट होता था, टाइम लगता था, उसमें बढ़ोतरी आ गई, तो कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इंटीग्रेट 3G प्लस फिक्स्ड इंटरनेट सपोर्ट। ठीक है, 3G को तो इंटीग्रेट करता है, ठीक है, साथ में फिक्स्ड इंटरनेट सपोर्ट है। पहले यहाँ पे इंटरनेट सपोर्ट फिक्स नहीं था, अब फिक्स हो गया। अभी इंटीग्रेट 3G मतलब क्या है कि ओवरकम लिमिटेशन ऑफ 3G, यानी 3G की लिमिटेशंस ख़त्म करना। जैसे QoS क्वालिटी ऑफ स्पीड इंक्रीज़ कर देना, बैंडविड्थ बढ़ा देना, कॉस्ट ऑफ रिसोर्स कम कर देना। ठीक है, कॉस्ट जो है इस चीज़ की, इस जनरेशन की, कम हो जाना। फिर 4G ने ये काम करना। अब 5G आया तो क्या करता है, ये रियल वायरलेस WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे रियल वायरलेस बना। ठीक है, फर्दर क्या हुआ, 5G ये हो गया। फर्दर 6G में क्या हुआ, प्रपोज टू इंटीग्रेट 5G विद सैटेलाइट नेटवर्क फॉर ग्लोबल कवरेज। तो 6G जो है वो क्या करेगा, ग्लोबल कवरेज करेगा। 7G क्या करेगा, स्पेस रोमिंग, यानी स्पेस में भी बात हो पाएगी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम सबका फेवरेट आता है, FDMA TDMA और CDMA। कोई कुछ ना पढ़ के जाए, ये तो पढ़ के जाता ही है, तो इसको लिखना कैसे है। और अगर एक इंडिविजुअल है, देखो ये इतना बड़ा है, ठीक है, अगर तुम भूल गए होगे, हमने पहले भी पढ़ा था ये। तो इसमें क्या है कि अगर एक चीज़ भी पूछी जाए ना, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, तो तुम इसके बारे में बहुत सारा लिख दोगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसलिए बनाए हैं कि तुम्हें याद रहने में आसानी हो। FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, T टाइम C कोड। FDMA में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ अमंग डिफरेंट स्टेशन। दूसरे डिफरेंट स्टेशन में क्या शेयर होता है, बैंडविड्थ शेयर होता है। सेम शेयरिंग ऑफ टाइम अमंग डिफरेंट स्टेशन, शेयरिंग ऑफ बोथ अमंग डिफरेंट स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कोड वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। कोड वर्ड होता क्या है अभी बताऊंगा। यहाँ पे भी कोड वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, कोड वर्ड सिर्फ कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस में यूज़ होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है। फिर आता है गार्ड बैंड। ठीक है, गार्ड बैंड बिटवीन एडजेसेंट चैनल, GUARD, गार्ड, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, गार्ड टाइम। और यहाँ पे बोथ नेसेसरी, तो यहाँ पे गार्ड बैंड था क्योंकि बैंडविड्थ के बारे में बात हो रही है। गार्ड टाइम यानी टाइम डिवीजन की बात हो रही है, दोनों CDMA में। अच्छा, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। सिंक्रोनाइजेशन यानी समय के साथ साथ चलना। ठीक है, बैंडविड्थ जो है समय के साथ साथ होगा, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मगर TDMA में तो टाइम है, तो फिर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आता है रेट ऑफ फ्लो लो होता है किसमें, FDMA में रेट ऑफ डेटा फ्लो लो होता है। TDMA में मीडियम होता है, मगर CDMA में हाई होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कम है ये, मॉडरेट फ्लेक्सिबल है ये, और हाईली फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, क्या है ये,
कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। फिर है मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज कॉन्टीन्यूस सिग्नल, सिग्नल कॉन्टीन्यूसली जाएगा, है ना, यानी जा रहा है, बैंडविड्थ जा रही है। मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज बर्स्ट, यानी एक साथ कंबाइन होकर जाएगा बैंडविड्थ, इतना बैंडविड्थ चला गया, है ना। डिजिटल सिग्नल, यहाँ तो डिजिटल सिग्नल होता है। ये डायग्राम जरूर बना देना, डिफरेंस पूछा जाए किसी के एक के बारे में पूछा जाए, डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। डेटा है ये, यहाँ पे ऐसे करके बनाया FDMA में, फ्रीक्वेंसी टाइम, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है इतना सारा, उस डेटा को हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी के, यहाँ पे देखो ये जो मैंने वो करा है, शेड करा है, वो फ्रीक्वेंसी वाली साइड करा है, कॉमन चैनल है। अब TDMA में क्या होगा, टाइम वाली साइड होगा, नीचे टाइम है ना, तो टाइम वाली साइड होगा डेटा का। और ये चीज़ देखो, यहीं पे देखो कोड वर्ड बनाने का तरीका है ये। हम यहाँ क्या करते हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, यहाँ से 1 2 3 4, देखो D1 D2 D3 D4। अब यहाँ से इस चैनल से गए तो D1 C1 हो गया, D2 C2 हो गया, है ना, ऐसे करके, और अंदर जाके सबका कंबाइन, तो यहाँ पे कोड वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, तभी दोनों शेयर हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो TDMA FDMA क्लियर हो गया भाई। फेडिंग क्या होती है और उसके टाइप ऑफ फेडिंग देख लेते हैं, ठीक है। फेडिंग के बारे में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि फेडिंग बताओ क्या होती है, उसके टाइप्स बताओ, तो बड़ा क्वेश्चन है इसलिए देख लेना कि फेडिंग होता क्या है। टाइम वेरिएशन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, टाइम वेरिएशन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, पावर ड्यू टू चेंज इन ट्रांसमिशन मीडियम और पाथ इज कॉल्ड फेडिंग, ठीक है। मतलब जो सिग्नल आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि फेड हो जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो जैसे ट्रांसमिशन मीडियम चेंज होगा या पाथ चेंज होगा, टाइम वेरी हो जाएगा, और इसका कारण क्या है, पाथ लॉस हो जाना, ठीक है, सिग्नल सही से नहीं मिल पाना, पाथ लॉस हो जाना, मल्टी पाथ एटेन्युएशन हो जाना, यानी जो सिग्नल अलग अलग हिस्सों से आ रहा था, बीच में दिक्कत आ गई, है ना, नो स्मूथ पाथ, एक स्मूथ पाथ ना मिलना, ठीक है। तो कुछ इस तरह की फेडिंग होती है कि यहाँ से एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस का बना के देखा जाए तो फास्ट फेडिंग की तो ये अच्छी लाइन है, और डॉटेड वाली लाइन है स्लो फेडिंग की, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मैंने पिछली बार ही बताया था कि जब टीवी में सिग्नल नहीं आते बारिश की वजह से, तो एक फेडिंग का हिस्सा है वो रेनफॉल या लाइटनिंग, है ना। और मोबाइल में क्या होता है, ऑब्स्टिकल ओवर पाथ वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे समय के साथ पाथ चेंज होता रहता है, तो ऑब्स्टिकल यानी रुकावटें भी बदलती रहेंगी, और जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन करता है, यानी ट्रांसमिट होने में दिक्कत हो रही है, सिग्नल पहुंच ही नहीं पा रहा है या धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब फीडिंग के टाइप्स देख लो। फीडिंग है दो तरह का, लार्ज स्केल फीडिंग और स्मॉल स्केल फीडिंग, ठीक है। स्मॉल स्केल में क्या है, शॉर्ट फ्लक्चुएशन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल, जो सिग्नल मिला है उसमें शॉर्ट फ्लक्चुएशन आएगी, और लार्ज में पता ही है लॉन्ग फ्लक्चुएशन। और लार्ज स्केल के अंदर आता है पाथ, जैसे कि कारण क्या होता है इसका, मैं बोलता हूँ कि फेडिंग दो तरह की होती है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, ठीक है। कारण क्या है लार्ज स्केल का, पाथ लॉस हो जाना और शेडोइंग हो जाना, तो ये पाथ लॉस और शेडोइंग पढ़ लेना एक बार, क्या दिक्कत है। बात वही है कि हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर को पहुँच रहे हैं ना हम, तो बीच में रुकावट ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, क्या पता कोई फार्मूला पूछ ले या उससे न्यूमेरिकल आ जाए, तो ये सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, है ना, ये वेवलेंथ है, तो Pt/PR = 4πd² अपॉन λ², और तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C/λ होता है। क्लास 11th की बात है ना। कहाँ पढ़ लिया था हमने, केमिस्ट्री में ही पढ़ लिया था, छोड़ो। तो ये स्मॉल स्केल फेडिंग दो तरह की होती है, मल्टीपाथ डिले स्पीड और डॉपलर स्पीड। अच्छा, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डॉपलर स्पीड पूछे, जैसे इस बार मिड सेम में पूछ लिया था कि डॉपलर स्पीड क्या होती है, तो उसके, सॉरी, स्प्रेड क्या होता है ना, डॉपलर स्प्रेड, मल्टीपाथ डिले स्प्रेड और स्पीड और डॉपलर स्प्रेड पूछ लेगा ये क्या होता है, तो इसके दो हिस्से होते हैं, इनको समझाओ, है ना। तो यहाँ देखो, हम पहले मल्टीपाथ डिले स्पीड देख लेते हैं, फ्लैट फेडिंग और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फीडिंग। फ्लैट में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें। फ्लैट फीडिंग अगर हो रही है तो बैंडविड्थ जो होगा वो कम होगा चैनल के बैंडविड्थ से, सिग्नल का बैंडविड्थ कम होगा चैनल के बैंडविड्थ से, ठीक है। फ्लैट फीडिंग हो रहा है, मतलब दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें कैसे आ सकती हैं कि जब सिग्नल की बैंडविड्थ है वही कम है चैनल की बैंडविड्थ से, या सिंबल पीरियड जो है वो ज़्यादा है डिले स्प्रेड से, इसको दिमाग में रखो। और इसी का उल्टा यहाँ जा रहे हैं, ये सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा है चैनल की बैंडविड्थ से, तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फीडिंग हो गई, या सिंबल पीरियड ज़्यादा है डिले स्प्रेड से। चलो, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर स्प्रेड में क्या होता है, फास्ट फीडिंग और स्लो फीडिंग ये कॉन्सेप्ट आता है, तो पूछ लेते हैं कि फास्ट और स्लो में अंतर क्या है, तो यही है कि फास्ट में हाई डॉपलर स्प्रेड होता है ना, और स्लो में लो डॉपलर स्प्रेड। दूसरा पॉइंट कि इसमें सिंबल पीरियड जो होता है वो ग्रेटर देन कोहेरेंट टाइम होता है, ठीक है, सिंबल पीरियड ग्रेटर देन कोहेरेंट टाइम होता है। सिग्नल वेरिएशन स्मॉलर देन चैनल वेरिएशन होता है। दोबारा से बोलते हो, सिंबल सिंबल पीरियड जो है वो ग्रेटर देन कोहेरेंट टाइम है इसमें, यहाँ डिले स्प्रेड था, है ना। फ्लैट फेडिंग का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे सिग्नल वेरिएशन स्मॉलर देन चैनल वेरिएशन होता है। लो में क्या होता है, उल्टा होता है। अच्छा, ये दो बार लाने मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, याद करके अपने ट्रिक्स बना के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। SPTC SV CV जो भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि
एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। वो चाहते हैं कि ऐसा सवाल पूछना जिसमें बच्चा लिख पाए, ठीक है, मतलब ऐसा होता है, मतलब तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आएगी साथ में। जैसे ये भी है, मान लो एक CDMA पे बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया कि CDMA को एक्सप्लेन कर दो बढ़िया से, तब क्या करोगे? वो पॉइंट्स तो ठीक ही हैं, फिर कुछ और पॉइंट्स भी हैं वो भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। अब एडवांटेज क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम की, ये मुझे पता है। तुम बोलोगे क्या बेवकूफ़ी बात है कि एडवांटेज बता रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ना, ये सब तो पता ही है, मगर वहाँ लिख नहीं पाओगे क्योंकि ये पॉइंट्स याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए याद कर लो इस पॉइंट को फटाफट। तुम्हें बस पॉइंट लिखना है, उसके बाद इसकी कहानी लिख देनी है, फिर इसकी कहानी, तो आंसर बड़ा भी हो जाएगा और तुम्हें याद भी रहेगा, तो ज़्यादा आसान है। तो एडवांटेज क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम की कि इंक्रीज एफिशिएंसी, बातचीत होने में आसान होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम है ना। एसेस एंड अवेलेबिलिटी, आसानी से मौजूद है, अवेलेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, हम इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, पैसों की बचत होती है वरना बहुत खर्चा लगता। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कम्युनिकेशन सिस्टम से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी का रिस्क है, हमारी बातें लीक हो जाती हैं। इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम है ना, अगर तुम घर पे टेलीफोन वगैरह लगा रहे हो, इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम, या फिर मोबाइल में भी सिम वगैरह में दिक्कत, कवरेज की दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, है ना। और ट्रांसमिशन स्पीड, जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो भी कम कम ज़्यादा होती रहती है। CDMA की बात करें तो कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस एम्प्लॉयज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ADC क्या करता है? एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करता है। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट जनरेशन एनालॉग थी, फिर डिजिटल आई, है ना। तो ये एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। फिर CDMA इज फॉर्म ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये एक टाइप का क्या मल्टीप्लेक्सिंग है। अलाउ करते हैं न्यूमरस सिग्नल टू ऑक्यूपाई सिंगल ट्रांसमिशन चैनल, अलग अलग सिग्नल एक ही ट्रांसमिशन चैनल को ऑक्यूपाई करेंगे। ऑप्टिमाइजिंग यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ है उसका यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी जितनी बैंडविड्थ आ रही है उतना ही हमारा यूज़ हो जाए, ऐसा कुछ करना, ठीक है। फिर आता है ऑडियो को डिजिटलाइज करता है बाइनरी एलिमेंट्स में, ठीक है, ऑडियो को डिजिटलाइज करता है बाइनरी एलिमेंट्स में। और फ्रीक्वेंसी वेरी अकॉर्डिंग टू डिफाइंड पैटर्न कोड, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पैटर्न कोड चेंज होने के उससे। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ठीक है, जैसे पिछली बार आ गया था और फिर बच्चे बोल रहे थे कि हमने तो 3 टायर वाला देखा था, यहाँ तो दिक्कत हो गई। PCS आर्किटेक्चर, पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसका आर्किटेक्चर पूछ लेंगे तो बनाना तो पड़ेगा किसी भी हाल में, आसान है, ठीक है, मतलब सबका यही चलता है। अभी अभी एक और आर्किटेक्चर बताऊंगा उसमें भी ऐसे ही है। तो PCS पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी वायरलेस एक्सेस एंड पर्सनल मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू स्मॉल टर्मिनल्स, यानी तुम फ़ोन पे बात कर पाते हो ना आपस में, पर्सनल कम्युनिकेशन ही तो है ये। तो ये वायरलेस एक्सेस है और पर्सनल मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी मूव हो पाना, तो ऐसी सर्विस जो कि स्मॉल टर्मिनल से प्रोवाइड हो रही है, तो PCS इसमें आता है। अब यहाँ पे क्या है? UM इंटरफेस है, यहाँ पे बेस स्टेशन सब स्टेशन है, BSS, बेस स्टेशन सब सिस्टम है, BSS। फिर है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब स्टेशन। फिर आता है हमारा SS7 SSPSUP, है ना। तो यहाँ पे ME या SIM, ये MS के अंदर आता है, मोबाइल सिस्टम के अंदर। फिर BTS बेस स्टेशन हैं ये सारे। फिर BSC चला जाता है, सेंटर चला जाता है, ये एप्सिस इंटरफेस है। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना तुम। इसका ईजी तरीका ये है कि PCS आर्किटेक्चर तुम एक पे देख लेना, मैंने यही डायग्राम बनाया। अब जल्दी में बनाया था उस समय, तो इस वजह से तुम्हें ऐसे दिख रहा है, मगर ये VLR वगैरह देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स वाला आ सकता है, ये और PCS वाला, ठीक है, अभी जो बताया मैंने। देखो इसमें BTS है, HLR है, VLR है ना। तो ये 6 नंबर में आ सकता है, तुम्हें किस तरह से लिखना है वो देख लो। तो GSM आर्किटेक्चर जो होता है वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सपोर्ट इंटरनेशनल रोमिंग, इंटरनेशनल रोमिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यूजेस 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। अगर तुम्हारे आंसर में ऐसा करके कुछ होगा ना, तो टीचर बोलेगा हाँ इसको पता है कि क्या फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। तो GSM की फ्रीक्वेंसी बैंड याद रख लेना, 850, 1800, 900, 1900, सब मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ FDMA एंड TDMA होता है। UM इंटरफेस और रेडियो एयर, ठीक है, मैं अगेन आ गया, यही हमारा वो जो हमें डायग्राम पक्का बनाना ही बनाना है। MS है मोबाइल स्टेशन से हमारा BTS जाएगा, ठीक है, बेस ट्रांसमिशन स्टेशन। तो यहाँ से गए, अब यहाँ पे सब सेंटर में चले गए, तो ये सब जा रहे हैं एप्सिस इंटरफेस में। ये इंटरफेस बनाना 1 2 3 4, ये 4 इंटरफेस है। पहले लाइन खींच के बना दें, फिर 2 डब्बे, 3 3 2 डब्बे, उसके बाद यहाँ से 2 डब्बे, इतना याद रख लो। UM इंटरफेस, रेडियो एयर, एप्सिस इंटरफेस, और फिर A इंटरफेस, यहाँ से MSC और OMC ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम है, ठीक है। तो ये नेटवर्क स्विचिंग में आते हैं। तो HLR, VLR और AUC, इन सबको ज्वाइन करते हुए आगे जाता है PSTN। देखा सेम था ना, PSTN और ISDN और डेटा नेटवर्क। बस यहाँ पे ये है कि SS7 इंटरफेस के आगे हम तीनों जगह पे पब्लिक नेटवर्क्स में इसको स्प्रेड करते हैं।
तो असल में तो ये कंसिस्ट करता है 3 मेजर इंटरकनेक्शन सब सिस्टम से, ठीक है। 3 कौन से हैं, वैसे 4 हैं मगर 3 ही जो है वो मेन है। तो मोबाइल सब स्टेशन है, पहला देख लो, यहाँ पे एम दिखा था तुम्हें और SIM दिखा था, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी कि SIM ME, तो ME होता है मोबाइल इक्विपमेंट और SIM होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब क्या है कि जैसे तुम ये 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन कर लोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अब पेपर में आ गया कि ME और SIM में अंतर बताओ, जैसे आ गया था इस बार, तो फिर यहीं से तो पता चलता है कि ME जो होता है मोबाइल इक्विपमेंट होता है, पोर्टेबल होता है, हैंड हेल्ड होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, IMEI नंबर होता है, ठीक है। और इसमें वॉइस प्लस डेटा दोनों जाते हैं। वहीं पे सिम की बात करें तो स्मार्ट कार्ड होता है, कंटेन IMSI नंबर, ये IMEI नंबर था या SI नंबर है, और पिन प्रोटेक्टेड होता है, ये पिन प्रोटेक्टेड होता है, ये नहीं होता है। यहाँ पे सेंड रिसीव कॉल, ठीक है, सेंड और रिसीव कर पाता है कॉल को। सेकंड आता है बेस स्टेशन सब सिस्टम, BSS। तो यहाँ पे क्या है कि रेडियो सब स्टेशन, यहाँ पे बेस ट्रांसीव स्टेशन BTS, ठीक है। और ये बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC, कंट्रोलर है, सेंटर नहीं कंट्रोलर, ठीक है। तो BTS क्या करता है, इनकोड करता है, इनक्रिप्ट करता है, ये चीज़ें मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। जो सिग्नल है उसको क्या करता है, इनकोड, इनक्रिप्ट, मॉड्यूलेट, फीड RF सिग्नल। और BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर, BSC मैनेजेस रेडियो रिसोर्स फॉर BTS, ये रेडियो रिसोर्स को मैनेज करता है। असाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट फॉर ऑल मोबाइल, फ्रीक्वेंसी और टाइम स्लॉट असाइन करता है सभी मोबाइल्स के लिए। पहले क्या करता है, मैनेज करता है रेडियो रिसोर्स को, उसके बाद असाइन करता है टाइम स्लॉट्स को, कौन, बेस स्टेशन कंट्रोलर। और रेडियो सब सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड मैनेज रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखो तभी बड़ा क्वेश्चन है ना, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम NSS मैनेज करते हैं नेटवर्क स्विचिंग फंक्शन और कम्युनिकेट PSTN एंड ISDN, इनसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इसके क्या है, पार्ट्स हैं ये सारे जो मैं बता रहा था। नेटवर्क स्विचिंग में इतना सारा हिस्सा आता है ना, HLR VLR, तुम पूछ रहे थे ना, सोच रहे थे डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे है। तो पहले आता है कि हमारा IEIR यानी इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक हैंडसेट और डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, डेटाबेस को ट्रैक करता है सिग्नल को, हैंडसेट करता है, उसके बाद डेटाबेस में भी स्टोर करता है, ऐसे समझ सकते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC, हार्ट ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क का हार्ट है, कम्युनिकेशन बिटवीन GSM एंड अदर नेटवर्क। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है। कौन सप्लाई, हार्ट वाला काम इसका है, ठीक है। होम लोकेशन रजिस्टर HLR, तो परमानेंट डेटाबेस अबाउट मोबाइल सब सिस्टम, यानी वो सब्सक्राइबर उसका है कहाँ, होम लोकेशन, ठीक है। विजिटर लोकेशन रजिस्टर यानी टेम्परेरी डेटाबेस, मान लो उसने कहीं जगह विजिट किया है और सिग्नल ने, तो वो नई जगह है तो फिर टेम्परेरी डेटाबेस में आ जाता है। ऑथेंटिकेशन सेंटर यानी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंट्रूडर इन एयर इंटरफेस, तो यही है, प्रोटेक्शन करने के काम आता है, कोई और ना घुस जाए हमारे सब सिस्टम में। एक छोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि पूछ लेते हैं कि हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या अंतर है। तो कॉल हैंड ऑफ होता क्या है ये समझ लेते हैं। पेपर में पूछा जाएगा व्हाट इज़ कॉल हैंड ऑफ एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट, नहीं पूछा जाएगा तो लिखना तो पड़ेगा ही क्योंकि कॉल हैंड ऑफ का हिस्सा है ये। तो कॉल हैंड ऑफ प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑन गोइंग कॉल, जो कॉल चल रही है, डेटा कनेक्टिविटी हो रखी है फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अदर। तुम देखते होगे वो सिग्नल की डंडी बनी हुई आती है तुम्हारे उसमें ऐसे करके फ़ोन में, है ना, सबसे ऊपर, और वो चेंज हो जाता है। जैसे तुम मान लो दिल्ली से हरियाणा जाते हो तो वहाँ चेंज हो जाता है, ये H लिखा हुआ आता है, कभी नो सिग्नल, फिर चेंज हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है ऑन गोइंग कॉल या डेटा कनेक्टिविटी को फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अदर। तो MSC जैसे मोबाइल स्विचिंग सेंटर ट्रांसफ़र द कॉल टू न्यू चैनल बिलोंगिंग टू न्यू बेस स्टेशन, ठीक है। नए चैनल में डालने का काम किसका होता है, MSC का। देखो MSC 1 MSC 2, अब यहाँ बेस स्टेशन हैं अलग अलग, तो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है कॉल A से B में। ये तो समझ में आया। तो जब भी ट्रांसफरिंग करेंगे ऑन गोइंग कॉल और डेटा कनेक्टिविटी की तो बेस स्टेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैंड ऑफ प्रोसेस बोलेंगे। कौन सा, कॉल हैंड ऑफ प्रोसेस। अब हैंड ऑफ प्रोसेस भी हमारे किस तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ। पूछा जाता है इन दोनों में डिफरेंस, अगर 2.5 मार्क्स का आएगा तो। एक्चुअल ब्रेकिंग इन कनेक्टिविटी, हार्ड में तो क्या है, मतलब हार्ड है तो एक्चुअली ब्रेक कर दिया कनेक्टिविटी को, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे यहाँ MSC 1 यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर 1 से मोबाइल स्विचिंग सेंटर 2, तो यहाँ जैसे ही गया यहाँ से कैंसिल ही कर दिया। तो नो बर्डन ऑन BS एंड MSC, अब बर्डन ही नहीं है, जब हमने ब्रेक ही कर दी कनेक्टिविटी तो कोई बर्डन नहीं है, स्विचिंग क्विक हो जाती है क्योंकि अब उसको पता है कि यहाँ पे खाली पड़ा है ये बेस स्टेशन, तो इसको कोई ना कोई मोबाइल स्विचिंग सेंटर तो असाइन होगा ना, तो वो क्या करता है, हो जाता है जो नियर बाय वाला है, तो क्विक स्विचिंग होती है। हार्ड टू नोटिस करना मुश्किल है, हमारे में यही यूज़ होता है अक्सर। क्वालिटी नॉट गुड, क्वालिटी गुड नहीं है। ब्रेक बिफोर मेक पॉलिसी, ये चीज़ ध्यान रखना, अभी डिफरेंस में काम आएगी। ब्रेक बिफोर मेक मतलब पहले तोड़ दो फिर बाद में जुड़ेगी, ठीक है। शॉर्ट में क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द लिंक इज कैप्ट वेयर रेडियो सिग्नल एडेड, ठीक है। मतलब कि एक लिंक तो रहता ही रहता है,
देखो थोड़ा बहुत जुड़ा ही हुआ है ना, कोई लिंक रहता ही रहता है जब तक हमारा नया रेडियो सिग्नल ऐड नहीं हो जाते। तो मेक बिफोर ब्रेक, तो पहले बनाओ उसके बाद ही तोड़ेंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, और मोर कॉस्टलियर देन हार्ड हैंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वालिटी गुड नहीं थी, यहाँ क्वालिटी बेटर रहेगी इससे थोड़ा, तो कॉस्टली ज़्यादा है। एक बार पीएन सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। पीएन सीक्वेंस पूछा जा सकता है पेपर में। पीएन होता क्या है? सीडो नॉइज सीक्वेंस। ठीक है, और इसके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। देखो अगर तुम्हें अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें पता चलेगा किस काम आता है। तो ये ऑटो कोरिलेट रैंडम बाइनरी सीक्वेंस क्या करता है? ऑटो कोरिलेट करता है रैंडम बाइनरी सीक्वेंस, रैंडमाइज करता है स्प्रेडिंग सीक्वेंस को, ऐसे भी कह सकते हैं, या रिसेंबल करता है नॉइज सिग्नल को। यूज़ होता है CDMA 2000 में एंड UMTs में। ठीक है, स्प्रेड ट्रांसमिशन डेटा सीक्वेंस ओवर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वन। सो डेटा सीक्वेंस को स्प्रेड करता है लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वन। पावरफुल अगेंस्ट फेडिंग एंड नॉइज इफेक्ट, फेडिंग और नॉइज इफेक्ट के अगेंस्ट पावरफुल होता है। तो कोई पूछेगा कि फेडिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? पीएन सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं, स्यूडो नॉइज सीक्वेंस। और रिड्यूस बिट एरर रेट, बिट एरर रेट को रिड्यूस करता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि ये रैंडमाइज करता है स्प्रेडिंग सीक्वेंस को, या ऑटो कोरिलेट रैंडम बाइनरी सीक्वेंस, ऐसा करके याद रखना। मे अपीयर टू बी रैंडम, देखो अपीयर तो लगता है कि रैंडम कर रहा है, बट दीज आर डिटर्मिनिस्टिक सीक्वेंस विद प्री डिफाइंड पैटर्न नोन एज ट्रांसमिशन एंड रिसीवर कैन डिकोड इट। ठीक है, मतलब ट्रांसमीटर को पता होता है कौन सा पैटर्न है तो रैंडम, मगर ट्रांसमीटर को पता होता है तो रिसीवर्स को डिकोड कर पाता है। यही बात थी हमारी जो हमने उस नोट्स में पढ़ी थी यूनिट 1 और 2 के लिए तैयारी करते समय। होप इनमें से भी कोई क्वेश्चन आएगा, और आना ही है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है तो तुम कर पाओगे। इसको थोड़ा दिमाग में रखना, जो जो हमने पढ़ा है इसको मैं ट्राई करूँगा इसको सारे नोट्स शेयर कर दूँ तुम्हें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना।